स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। और भारत में जिस तरह वर्तमान में बहुत सारे अपराध अब पुरुषों के खिलाफ हो रहे हैं, ऐसे में एक डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और वो है नेशनल कमीशन फॉर मेन, यानी कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग की। अब फिलहाल भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जहां महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए आपने बनाए हैं आयोग, ऐसे में पुरुषों के खिलाफ हो रहे वर्तमान अपराधों की गंभीरता को समझते हुए पुरुषों के लिए भी राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए। अब इस मामले में वैसे एक विधेयक ऑलरेडी राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, बट क्या सरकार को इसके लिए इनिशिएट करना चाहिए? और वर्तमान में चीजें तब और ज्यादा गंभीर हो गई है जब हाल ही में केतन अग्रवाल मर्डर केस सामने आया। अब चीजों को जानते हैं, समझते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए वो बातें भी। बाकी लास्ट में जब मैं कंक्लूजन दूंगा तो मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। अभी फिलहाल भारत के अंदर राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग बहुत ज्यादा तेज है और चर्चा में चल रही है। और 6 दिसंबर 2025 को तो राज्यसभा के अंदर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025 को पेश भी कर चुके हैं। हालांकि इनका जो पेश किया गया ये विधेयक है, ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है, यानी कि जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है वो कोई विधेयक पेश करता है तो फिर वो प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाता है। अब इस दौरान यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि हमारे देश के अंदर क्या क्या चर्चाएं हैं, तो देखो सब आपको पता ही है कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं। कई सारे पुरुषों का केस आ चुका है और इतने इतने गंभीर केस निकल करके आए कि जिनकी क्रूरता अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। तो इसीलिए जरूरी है कि निष्पक्ष और भेदभाव रहित जांच हो पुरुषों के मामले में भी, और सभी पीड़ितों के लिए जेंडर न्यूट्रल व्यवस्था हमारे देश में बने, इसीलिए मांग हो रही है। क्या महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्यों होना चाहिए मेंस कमीशन? तो देखिए, सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है लैंगिक न्याय। अब देखिए, भारत के अधिकांश सुरक्षा कानून महिलाओं को ही संरक्षण देते हैं। अब इस दौरान अगर मान लीजिए कहीं पर पुरुष पीड़ित है भी, तो भी उसके पास में कोई सा कानून नहीं है जो उसकी चीजों को सपोर्ट करे। तो ऐसे में क्या होता है कि पुरुष पीड़ित होने के बावजूद एक ऐसी स्थिति में जहां उसके लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, और ये काफी ज्यादा गड़बड़ की व्यवस्था है। तो पुरुषों के लिए भी एक समान संस्थागत सहायता और शिकायत निवारण तंत्र हो जहां वो जाके अपनी बातें प्रस्तुत कर सके। इसी के अलावा संस्थागत सुधारों की भी आवश्यकता है। अब देखिए, देश के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए, मतलब हर आधार पर हमने कोशिश की है कि कमीशन बने, बट मेंस के लिए कुछ भी नहीं। तो पुरुषों से जुड़े उत्पीड़न, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक विवादों के मामले में समाधान की चर्चाओं के लिए कमीशन की मांग तेज हुई। वही जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। चलो हम मानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, इसलिए आपने महिलाओं की स्थिति को संरक्षण देने के लिए कमीशन बनाया, बट अपराध तो पुरुष के खिलाफ भी हो रहे हैं, तो ऐसे में पुरुषों के लिए क्यों कमीशन नहीं होना चाहिए ना? यह भी तो एक बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न और स्थिति भी विचारणीय है। अब अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान तो वैसे ही कहता है कि देखो, चीजें सबके लिए समान रहेगी, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, या फिर उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, सबके लिए समान रहेंगे कानून। ऐसे में संविधान का अनुच्छेद 14 स्पष्ट कहता है कि देखिए, विधि के समक्ष समानता रहेगी, कानून सभी को समान मानेगा। यह मुद्दा इन्होंने यहाँ पेश किया हुआ। इसके अलावा अनुच्छेद 15 का स्थिति भी, जहां पे कहा गया है कि भाई 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, और इन 5 आधारों में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान और मूलवंश शामिल है। तो लिंग का प्रश्न तो यहाँ भी शामिल कर लिया गया था ना, पहले से चीजों को मैटर यहाँ पर रिजॉल्व किया गया। इसी के अलावा अनुच्छेद 21 तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता ही है, और साथ ही अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की स्थिति भी प्रेजेंट करने का काम करता है। तो चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि हाँ, चीजें सपोर्ट कर रही है नेशनल कमीशन फॉर मेन की। और अलग अलग जब आपने बनाई हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो पुरुष आयोग बनाने में भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब एक तरफ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि क्यों पुरुष आयोग होना चाहिए, उनके तर्क किया है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि देखिए, पुरुष भी ना हिंसा के शिकार होते हैं और पुरुषों के खिलाफ भी उत्पीड़न होता है। अब तो हत्याएं हम लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसे में पुरुषों जहां कहीं भी पीड़ित है, चाहे वो घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, आत्महत्या या फिर झूठे मुकदमों के आरोपों में वो पीड़ित है, उसके लिए एक तंत्र होना चाहिए जो उसकी बातों को सुने, जाने, समझे, उसके पक्ष को मजबूती से आगे पेश करे, उसको न्याय दिलाए। वहीं संस्थागत सहायता का अभाव है, तो पुरुष के लिए ना तो कानून है और ना ही समर्पित शिकायत मंच। ऐसे में पुरुष जाए तो जाए कहाँ और किस मंच पर जाकर वो मुद्दा पेश करे? वहीं मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा, तो पारिवारिक विवाद और वैवाहिक मुकदमों की वजह से ना मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में सहायता के लिए कोई तंत्र भी उसके पास नहीं है, इसलिए बहुत सारे मेन सुसाइड कर लेते हैं। साथ ही जेंडर न्यूट्रल न्याय नहीं है हमारे देश में। महिला को तो हम अबला मानते हैं, उसके लिए हमने कानून बनाए हैं, बट पुरुषों की स्थिति जहां उत्पीड़न से जुड़ी हुई है, वहां उन पुरुषों की रक्षा के लिए कोई कवच नहीं दिखाई देता है। हालांकि दूसरी तरफ वो लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि पुरुषों के लिए नहीं होना चाहिए, आवश्यकता नहीं है ऐसे किसी कमीशन की। जैसे कि कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति हमेशा ही गड़बड़ रही है और उनको असमानता का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में पुरुषों को अगर तंत्र दे दिया जाए तो पुरुष मजबूत स्थिति में आ जाएंगे।
साथ ही बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मौजूदा संस्थाएं पर्याप्त है, नेशनल कमीशन फॉर मैन ही नहीं है, लेकिन बाकी कानून तो हैं वो पुरुषों की स्थिति को सपोर्ट कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, न्यायालय है, ये आपकी चीजों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप मेन कमीशन बना लेते हैं तो अन्य आयोगों की तरह संसाधनों का दोहराव हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रशासनिक खर्च भी बढ़ेगा और नीति का फोकस बदलने की आशंका भी हो सकती है, जिसमें महिला सुरक्षा संबंधी संस्थाओं को महत्व ज्यादा है। और आने वाले समय में मेन कमीशन बनने से क्या होगा कि ये कमजोर भी पड़ सकते हैं। ये भी स्थिति है, तो लोग विरोध भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, आवश्यकता क्यों है, क्या क्या चीज बदलेंगी वगैरह वगैरह। बट वास्तविकता क्या कहती है हमारे देश में, और हमारे देश में क्या हमें सच में मेन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर मेंस की रिक्वायरमेंट है। आइए एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं आंकड़ों के ऊपर। स्वतंत्रता के बाद हमने हमेशा से यही सोचा कि महिलाओं की स्थिति मजबूत करनी है, हर जगह मजबूत करनी है। महिलाएं अपने घर में सुरक्षित होनी चाहिए, महिलाएं कार्यस्थल पर सुरक्षित होनी चाहिए, महिला समाज में सुरक्षित होनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित होनी चाहिए, यही हमने सोचा। और इसीलिए महिलाओं के मामले में हम लोगों ने बहुत सारे कानून बना दिए। दहेज निषेध अधिनियम बनाया, राष्ट्रीय महिला आयोग बना दिया, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम बनाया, विशाखा दिशा निर्देश है, और साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 भी है इसमें शामिल, जो पूरी तरह से बताते हैं कि भाई महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा गया। पर क्या पुरुषों के साथ कभी गलत हुआ ही नहीं? हम ये मानते हैं कि पुरुषों ने गलत किया महिलाओं के साथ, पर इस दौरान जो पीड़ित पुरुष हैं उनके लिए भी तो व्यवस्था की जरूरत है। और कानून हमेशा किसके लिए होता है? कानून हमेशा उस व्यक्ति के लिए होता है जो व्यक्ति पीड़ित है। जो व्यक्ति पीड़ित नहीं है उसके लिए किसी कानून का कोई महत्व नहीं है। जो महिलाएं भी पीड़ित नहीं है उनके लिए इन सभी चीजों की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। जहां आप पीड़ित होते हैं वहीं आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सभी पुरुष तो नहीं, लेकिन हाँ, पुरुष पीड़ित हैं, और ऐसी स्थिति में पुरुषों को सपोर्ट देने के लिए ऐसी कोई संरचना हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है। अब आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देखिए, साल 2022 में कुल आत्महत्याओं में लगभग 72 से 75% तो पीड़ित पुरुष ही थे। और इस दौरान साल 2023 में कुल 1,71,418 आत्महत्या रिकॉर्ड की गई थी, जिनमें 84,995 विवाहित पुरुषों के मामले थे। और जिन विवाहित पुरुषों ने इस दौरान आत्महत्या की उसमें पारिवारिक विवाद, वैवाहिक तनाव, लंबी कानूनी प्रक्रिया, भरण पोषण, आर्थिक असुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी। और यही सारी सिचुएशन है जिनकी वजह से मैन बहुत बार मेंटल प्रेशर फील करते हैं, तनाव में चले जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तलाक का मुकदमा, भरण पोषण, पारिवारिक कलेश, विवाद, लंबी प्रक्रियाएं, ये सारी चीजें पुरुषों को उलझा के रखती है और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने का काम करती है। अब इतना कुछ होने के बावजूद जब एक व्यक्ति ने कहा कि भाई एक संरचना बनाओ जो पुरुषों को सपोर्ट करे, तो वो चीजें गलत नहीं, वो कहीं ना कहीं सही ही प्रूफ होती है। और ऐसे में संरचना जो अभी फिलहाल इस विधेयक में आई है वो यह है कि कमीशन 6 मेंबर पे होना चाहिए, जिसमें 3 पुरुष हों पर 3 महिलाएं भी हों। यहाँ पर भी महिलाओं को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा रहा है, और जो सदस्य रहे उनमें SC ST समुदाय से होना जरूरी है, और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा हो, ये वाली बात भी यहाँ मेंशन कर दी गई है। तो चीजें तो देखिए हर तरफ से सारी की सारी ही विशेष हैं, बहुत ज्यादा विशेष हैं और बहुत ज्यादा ही खास बनी हुई है, वो भी हमें यहाँ समझ में आ रहा है। बट एक बड़ी चीज ये कि किया क्या जाए। एक तरफ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो देखिए, सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग क्लियरली बात करें तो देखिए सॉल्यूशन इतना होगा कि हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के साथ गलत नहीं हुआ है, पर हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पुरुषों के साथ गलत नहीं हो रहा है। गलत दोनों के साथ हो रहा है, और कानून बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है पीड़ित को न्याय दिलाना और अपराधी को सजा दिलाना। जहां एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत हो तो सजा दी जानी चाहिए, और इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, अपराध माना जाना चाहिए और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। पर यही बात पुरुष के लिए भी मैटर करती है, और इस दौरान ये जरूरी है कि जहां पुरुषों के साथ गलत हो रहा हो वहां उसको एक मंच मिलना चाहिए जहां वो अपनी बातें रख सके, क्योंकि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए तंत्रों की आवश्यकता है जो कि वर्तमान में मौजूद नहीं है। और ये बात हमेशा ध्यान देने वाले कि गलत इंसान को सजा मिलनी चाहिए, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। हर गलत व्यक्ति को यहाँ पूरी तरह सजा मिलनी चाहिए, जो भी उस मामले में निर्धारित सजा, और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पुरुष है या फिर महिला। अगर वो अपराधी है तो बिल्कुल वो सजा का पात्र है, चाहे पुरुष है या महिला है। अगर वो पीड़ित है तो बिल्कुल उसको न्याय मिलना चाहिए, यही महत्वपूर्ण चीज है। तो यही बातें हैं जो ध्यान देने वाली है। बट आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि दरअसल स्टडी IQ में आप लोगों के लिए शुरू हुई है एक खास सेल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। अब इस दौरान आपको आना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे, पहला लिंक ओपन कर लेंगे आप, तो ऐसे में आप आ जाएंगे स्टडी IQ की होम स्क्रीन पे, और यहाँ स्टडी IQ के बैचेस अवेलेबल है। इस दौरान खास चीज यह है कि स्टडी IQ के बैचेस अवेलेबल हैं 2027, 28 और 29 के, और आपको मिल रहा है खास मौका सेल के तहत। फिलहाल देखिए स्टडी IQ में चल रही है 50% डिस्काउंट की सेल, सो अप टू 50% डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ मिल जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आपको इसके लिए बस एक कोड यूज करना है, और वो कोड है KL Live। जैसे आप KL Live कोड अप्लाई करेंगे यहाँ बाय नाउ पे एंटर करने के बाद, तो अप्लाई पे क्लिक करके आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भी बैच में डिसाइडेड है।
क्या क्या डिसाइडेड चीजें हैं जो आपको इस बैच में मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी चीजें खास हैं, जैसे कि आप लोग को मिलने वाली है यहाँ पर बेसिक जो हमारी क्लासेस है वो स्मार्ट मॉडल पे। स्मार्ट मॉडल का मतलब होता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, आपको पहले बेसिक से एडवांस लेवल पे लाया जाएगा, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और आंसर राइटिंग सी सेट करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। मेंटरशिप का विकल्प भी उपलब्ध है ताकि आप लोग को परेशानियां ना हो, बिना किसी परेशानी के आपकी सारी समस्या को सॉल्व करते हुए तैयारी आपकी कराई जाए। इसके अलावा आपको असेसमेंट दिया जाएगा ताकि आप निरंतर सुधार कर सकें, रिवीजन से आपकी नॉलेज कंसोलिडेट होगी और ऐसे टेस्ट आपके इस दौरान सुधार में मदद करेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे आपकी स्थिति चल रही है और इस तरफ काम करना जरूरी है। तो फिलहाल बस बाय नाउ पे क्लिक करके आपको कोड एंटर करना है, अप्लाई करना है, आपकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी और आपको मिल जाएगा पूरा फायदा डिस्काउंट का। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ एक बड़ी चीज ये है कि आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी। सो सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बाकी क्लासेस की पीडीएफ तो अपडेट बाकी मैं कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ भी जुड़ ही सकते हैं मेरे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बातें बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। स्टडी IQ IAS हिंदी मेरे साथ फिर होगी मुलाकात अगली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।